प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ ल्हासा की ओर। तो प्रस्तुत है इस यात्रा वृत्तांत का अगला भाग। तो लेखक अपनी तिब्बत यात्रा के विषय में कहते हैं कि अब हमें सबसे विकट डाणा थोंगला पार करना था। तो लेखक और सुमति को सबसे विकट मतलब सबसे कठिन डाणा थोंगला नामक जो स्थान था उस पर्वत को पार करना था। अब डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं, बहुत खतरनाक है और 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। तो डाणे जो है वह समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है और उसके दोनों तरफ मीलों तक बहुत दूर दूर तक कोई गांव नहीं होते और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अब यह स्थान डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि तिब्बत में गांव में आकर यदि किसी का खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिलती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर, इस सुनसान स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि वहाँ की सरकार खुफिया विभाग पर यानी जो जासूसी विभाग है और पुलिस पर उतना पैसा खर्च नहीं करती और वहाँ पर कोई गवाह भी कोई नहीं मिल सकता कि कोई गवाही दे सके। तो इसलिए डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। इन डाणा थोंगला स्थानों पर पहले डकैत आदमी को मारते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके पास कुछ पैसा भी है या नहीं। अब वहाँ पर हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ पर लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। अब हथियार का कानून वहाँ नहीं है तो इसलिए पिस्तौल और बंदूक तो मानो लाठी की तरह लोगों के पास रहती है। और डाकू भी, अब सबके पास पिस्तौल और बंदूक है, तो डाकू भी यदि जान से व्यक्ति को ना मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा है। तो अब गांव में लेखक को यह मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। अब शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो भिखमंगे के वेश में थे और जहाँ कहीं पर डाकुओं जैसे सूरत वाले व्यक्तियों को देखते तो वो टोपी उतारकर और जीभ निकालकर कुची कुची दया दया एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। अब लेखक भिखारी के वेश में थे तो वो भिखारी दिखने का प्रयास करते थे। लेकिन पहाड़ की बहुत ऊंची चढ़ाई थी। अब वहाँ पर पीठ पर सामान लादकर चलना आसान नहीं था और जो अगला पड़ाव था, जो ठहरने का स्थान था, वह 16-17 मील से कम दूर पर नहीं था। तो लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोड़ तक के लिए 2 घोड़े कर लो और उस घोड़े पर ही हम सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़े चलेंगे। अब दूसरे दिन लेखक और सुमति घोड़े पर सवार होकर ऊपर चढ़ाई की ओर चलने लगे। अब डाणे से पहले एक जगह पर उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त वह डाणे से ऊपर जा पहुँचे। अब उस समय लेखक समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे और उनकी दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे वह दूर हो गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अब जो भीटा है, वो जो स्थान, वहाँ पर जो पहाड़ दिख रहे थे वह उन पर बिल्कुल न बर्फ थी और न ही हरियाली थी। बिल्कुल नंगे पहाड़ थे, न वहाँ पर बर्फ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर दिशा की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ रही थीं। अब सर्वोच्च स्थान पर, जो सबसे ऊंचा स्थान था, वहाँ पर डाणे के देवता का स्थान था और वह स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब लेखक चढ़ाई चढ़ चुके थे तो अब उन्हें बराबर उतराई पर चलना था। उन्हें पहाड़ से उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उससे उतराई बिल्कुल मुश्किल नहीं थी। अब शायद 2-1 और सवार साथी जो रास्ते में मिल गए थे वह लेखक के साथ चल रहे थे। अब उनका जो घोड़ा, जिस घोड़े पर वह सवार थे, वह कुछ धीमे चलने लगा। अब लेखक यह समझे कि शायद चढ़ाई की थकावट के कारण वह ऐसा कर रहा है
और लेखक उसे मारना नहीं चाहते थे और इस कारण धीरे धीरे वह अपने साथियों से बिछड़ गए। और लेखक फिर दोन की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमते हुए चले जा रहे थे। दोन की वस्तु यह एक उपन्यास का पात्र जो घोड़े पर, तो जो स्पेनिश उपन्यासकार का उपन्यास जिसका जो नायक था वह घोड़े पर चलता था। तो लेखक भी दोन की वस्तु की तरह वह घोड़े पर झूमते हुए चले जा रहे थे। अब उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब वह जोर देने लगते तो घोड़ा और भी सुस्त पड़ जाता था। एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे, दो रास्ते निकल रहे थे। लेखक बायां का रास्ता लेकर मील 1.5 मील आगे चले गए और आगे एक घर में उन्हें पूछने पर पता चला कि जिस स्थान लंकोर वह जाना चाह रहे थे, लंकोर का रास्ता दाहिनी तरफ वाला था। फिर लेखक वापस लौटे और वापस लौटकर उसी दाहिनी तरफ वाले रास्ते को पकड़े। अब 4-5 बजे के करीब लेखक गांव से मील भर की दूरी पर थे और वहीं पर उन्हें सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। अब सुमति मंगोल जाति के थे, तो मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और वो गुस्से में थे तो उनका मुंह और लाल हो गया था। अब वह लेखक से कहने लगे कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे यानी उपला, जो गाय के गोबर को सुखाकर बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले और 3-3 बार चाय को गर्म किया। तो लेखक उनसे बोले कि बहुत नरमी से जवाब दिए और उन्होंने कहा कि लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र, तुम देख ही नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला था। यानी घोड़ा जिस तरह चल रहा था तो उससे मैं रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी उनका क्रोध शांत भी हो जाता था। अब लंकोर में वह एक बहुत अच्छी जगह पर ठहरे और यहाँ भी उन्हें अच्छे यजमान मिले, या जो जिनके घर में ठहरे थे तो वो उन्हें अच्छे यजमान मिले। पहले उन्हें खाने के लिए चाय और सत्तू मिला और रात में फिर उन्हें गरम गरम थुक्पा मिला। थुक्पा यानी लेई की तरह से बनाया हुआ पदार्थ जिसमें मांस, हड्डी, सब्जियां आदि मिलाकर पकाया जाता है। तो लंकोर में लेखक एक अच्छी जगह पर ठहरे थे और उन्हें खाने के लिए भी अच्छे व्यंजन मिले थे। तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस यात्रा वृत्तांत का आगे का भाग हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।